हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इलाइट इंस्टीट्यूशन के वीडियो यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 4 का, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड है, मूविंग चार्ज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के 3 वीडियो मैंने काफी स्टार्टिंग में डाल रखे हैं, तो उनके आगे कंटिन्यूसली हम स्टार्ट करेंगे इन वीडियोस को। और अगर उन वीडियोस की विजिबिलिटी में वगैरह में थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम है, वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मैं उन वीडियोस को वापस से अपलोड किए कर दूंगा। बट पहले हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद में हम उन वीडियोस पे डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम रही है तो उन वीडियोस को हम वापस से एडिट करके वापस से रिलोड करेंगे। आपके स्टूडेंट्स, देखिए हम क्या बात कर चुके हैं उस पर बात करते हैं। तो मूविंग चार्ज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स के जो 3 लेक्चर्स हैं उनमें हम बात कर चुके हैं बायो-सावर्ट लॉ तक। बायो-सावर्ट लॉ को हमने ऑलमोस्ट खत्म किया है। बायो-सावर्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस थे। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर पर बायो-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन था, जिसको हमने कंप्लीट किया है। फिर उसके बाद में हमने सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, उसको भी हमने कंप्लीट किया। देन उसके बाद में हम सर्कुलर कॉइल के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस की। देखिए स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को कैलकुलेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए कई रूल्स बने, जैसे राइट हैंड थंब रूल बना, राइट हैंड पाम रूल बना, स्क्रू रूल बना, स्नो रूल बना। तो ये जो रूल्स हैं ये अपने अपने अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बात करेंगे जो 5-7 मिनट है हम इन डायरेक्शंस की बात करेंगे, ताकि हम जो आगे के वीडियोस लेके चलें उनमें डायरेक्शन से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, देखिए हम डायरेक्शंस के रिगार्डिंग जब बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो रूल है वो होता है हमारे पास राइट हैंड रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट हैंड थंब रूल। अब देखिए ये जो रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग देखिएगा क्या है। ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कह रहा है कि अगर किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा है और उस वायर को आप राइट हैंड में, अपना ये जो राइट हैंड है उस राइट हैंड में ये जो कोई करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, इसको इस अकॉर्डिंग पकड़े, इसको इस अकॉर्डिंग आप हैंडल करें कि जो थंब है अगर वो करंट की डायरेक्शन में है, तो जो कर्ल फिंगर्स हैं, ये देखिए ये कर्ल फिंगर्स हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। ऑलमोस्ट 10th स्टैंडर्ड में भी हमने ये बात कर रखी है, 10th स्टैंडर्ड में भी सीखा है। वापस से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा है और इस वायर को देखिए मैं इस अकॉर्डिंग कैच करूं, देखो इस तरीके से मैं इसको पकड़ूं कि जो थंब है मेरा, थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो कर्ल फिंगर्स है मेरी, देखिए ये ऐसे कर्ल फिंगर्स हैं, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए कर्ल फिंगर्स जो है वो इस तरीके से आ गई है ना, देखिए ये इस तरीके से, ये पीछे से डैश डैश और ये इधर डार्क डार्क ऐसे है ना, कर्ल फिंगर ऐसे आ गई। तो मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बी को ये रिप्रेजेंट कर रही है ऐसे, ठीक है, बी इस तरीके से मूव कर रहा है। ओके, समझ में आया? और अगर मैं करंट के डायरेक्शन चेंज कर दूंगा, सपोज करो कि करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड आ गया, तो डाउनवर्ड आने पर देखिए क्या चेंज हो गया, वापस से वही कि आप थंब को जो है वो करंट के डायरेक्शन में रखिए। जो थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन में है, तो जो कर्ल फिंगर्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं? वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब यहाँ दो चीजें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो है ना। देखिए अब यहाँ पहले वाले डायग्राम में देखिए, अगर मैंने थंब के डायरेक्शन में करंट को रिप्रेजेंट किया तो देखो यहाँ पर जो है क्रॉस आएगा और इधर आएगा डॉट। अब देखो ये क्रॉस क्या है और डॉट क्या है, इनको समझिए आप, इनको समझना जरूरी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम क्रॉस और डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे ना। तो देखो क्रॉस का मीनिंग हो गया परपेंडिकुलर इनवर्ड। ओके, ये हो गया परपेंडिकुलर इनवर्ड हो जाएगा, इनवर्ड है ना, परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। और डॉट जो है वो परपेंडिकुलर होगा आउटवर्ड होगा, ये आउटवर्ड। अब देखिए इसका मतलब समझना, जैसे सपोज कर लो कि मैंने यहाँ से करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में जो आई करंट जा रहा है, तो थंब के डायरेक्शन में तो आई करंट को रिप्रेजेंट किया मैंने। अब देखिए मेरी कर्ल फिंगर्स को देखना, क्रॉस, इधर क्रॉस देखना, ये इस तरफ मेरी कर्ल फिंगर्स इनसाइड जा रही है, इनसाइड जा रही है मतलब परपेंडिकुलर इनसाइड जा रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर इनवर्ड और आउटवर्ड है ये टू द प्लेन है, ध्यान रखिएगा, टू द प्लेन। ओके, और ये भी क्या है? परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन है। जो भी आपके पास प्लेन है, जो भी आपके पास जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। समझ में ही बात? देखिए इधर आ गया क्रॉस, क्योंकि इनवर्ड गई कर्ल फिंगर्स तो क्रॉस आया, परपेंडिकुलर इनवर्ड। देखिए जब ये रोटेट करके इस तरफ आएगी,
ठीक है, तो इस तरफ देखो क्या हुआ, परपेंडिकुलर आउटवर्ड आई स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इस तरफ डॉट का रिप्रेजेंटेशन है। तो देखिए ध्यान रखिएगा क्रॉस और डॉट का क्या मीनिंग है। परपेंडिकुलर अगर आप इनवर्ड जा रहे हैं तो क्रॉस से रिप्रेजेंटेशन देंगे, और अगर आप आउटवर्ड आगे परपेंडिकुलर तो आप डॉट से रिप्रेजेंटेशन देंगे। देखो सेकंड जो डायग्राम है जिसमें करंट को नीचे रिप्रेजेंट किया, यहां देखिए अगर राइट हैंड थंब रूल में अप्लाई करूंगा तो देखो रूल के अकॉर्डिंग मैं थंब के डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक करंट को रखूंगा, जो कर्ल फिंगर्स है मेरी वो डायरेक्शन को शो करेगी। तो देखिए यहां समझ में आ रहा है, देखो इस तरफ ये देखिए ये परपेंडिकुलर जो प्लेन है, प्लेन यहाँ पे कौन है, प्लेन का वर्क कर रहा है बोर्ड, ठीक है, जो व्हाइट बोर्ड है ये प्लेन का वर्क कर रहा है। तो देखिए इस बोर्ड से अंदर की तरफ जा रही है मेरी फिंगर्स, अंदर की तरफ जा रही है, मतलब इधर क्या रिप्रेजेंट करूंगा मैं, क्रॉस। देखिए इधर क्रॉस आ जाना है, ठीक है। और अब देखिए जब ये अंदर की तरफ जाके ये रोटेट करके वापस आएगी तो इस तरफ देखिए जब मैं इसके अदर साइड में आऊंगा तो मेरी फिंगर्स जो है वो प्लेन के आउटवर्ड आ रही हैं। आउटवर्ड आने का मीनिंग हो गया इस तरफ डॉट आ जाएगा। ओके, तो ये जो है राइट हैंड थंब रूल है, इस राइट हैंड थंब रूल से हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का आइडिया लगा लेना होता है। ओके, नॉर्मली ये राइट हैंड थंब रूल हम किस पे अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रेट करंट की रिंग कंडक्टिंग वायर पे लगा सकते हैं, सर्कुलर कॉइल पे लगा सकते हैं। स्ट्रेट वायर की स्टडी हमने बायो सावर्ट में करी है, सर्कुलर को भी स्टडी हमने बायो सावर्ट पे करी है ना। तो इन दोनों केसेस में हम लोग इस रूल को अप्लाई करके डायरेक्शन का आइडिया लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का एक्चुअली डायरेक्शन है क्या। ठीक है, देखिए अब फिर देखिए इसके अलावा जो दूसरा रूल है, रूल नंबर सेकंड है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल, ओके, ये एक रूल नंबर सेकंड हो गया। अब ये राइट हैंड पाम रूल को मीनिंग समझिए आप। राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर कॉइल, ये ध्यान रखना, ओके, फॉर सर्कुलर कॉइल। ओके, अब देखिए यहां पर एक बाउंडेशन लग गई, कैसी बाउंडेशन, ये जो राइट हैंड पाम रूल है ये किसके ऊपर अप्लाई है, ओनली सर्कुलर कॉइल्स पर अप्लाई है। ओके, सर्कुलर कॉइल है ना, सर्कुलर कॉइल पर ही लगाएंगे आप। अब देखिए आप याद करें वीडियो नंबर जो थर्ड है, उस वीडियो नंबर थर्ड में जब हमने एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था तो वहां पर पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था वो हमने परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट किया था। तो वो जो डायरेक्शन है वो इसी रूल से आ रहा है, राइट हैंड पाम रूल से ही आ रहा है। इस राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग देखो कि अगर मेरे पास में कोई सर्कुलर कॉइल है, इस तरीके से देखो, अगर मेरे पास में ये एक सर्कुलर कॉइल है और इस सर्कुलर कॉइल में ये देखिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो बात को बहुत अच्छे से समझना। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इफ द कर्ल फिंगर आर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट देन द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बात को फिर से समझना कि अगर कर्ल फिंगर के डायरेक्शन में करंट चला, देखो करंट कैसे चल रहा है इस लूप में, ऐसे सपोज कर लो कि ये कैसे है, रिंग कैसे है, मतलब ये जो कॉइल है वो इस तरीके से। अब इस तरीके से कॉइल है तो इस कॉइल में मैंने इसको इस तरीके से पकड़ा, तो देखिए इस डायरेक्शन में तो क्या चल रहा है, करंट चल रहा है। देखो कर्ल फिंगर्स के डायरेक्शन में तो करंट चल रहा है, तो जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, थंब रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी का डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा उल्टा करके देख लीजिए, अगर आपके पास में करंट का डायरेक्शन जो है वो अगेंस्ट उल्टा चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, तो अभी देखो करंट कैसे चला, करंट चला इस डायरेक्शन में ना, कैसे, यूं चला। तो वही राइट हैंड की तरफ राइट हैंड लो, राइट हैंड की जो फिंगर्स है, फिंगर्स को आप डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन में लेके जाओ। करंट कैसे चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। तो देखो फिंगर्स को आप ऐसे लेके गए, देखो यहां से यूं लेके गए ना, यूं। ठीक है, तो जो थंब है, थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस वाले केस में जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो क्या है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। ओके, तो ये सेकंड रूल था मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने का। मोस्टली ये दो ही रूल हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। इसके अलावा एक स्क्रू रूल है और एक स्नो रूल है। स्क्रू रूल से भी हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, स्नो रूल से भी हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्टली अगर आपको ये दो रूल आते हैं तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका आइडिया लगा सकते हैं। ओके, तो देखिए हम बाकी दो रूल्स की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली हमारे टॉपिक पे चलेंगे जो कि हमारा आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए हमने मतलब आप वीडियो नंबर 3 देखेंगे तो वहां पर हमने बायो सावर्ट को खत्म किया। बायो सावर्ट को खत्म करने के बाद में हमने ऑलमोस्ट आइडिया लिया कि हम बात करेंगे एम्पियर्स लॉ की, क्योंकि एम्पियर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताया अपने अकॉर्डिंग। बायो सावर्ट ने अपने अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज को कैलकुलेट किया और एम्पियर ने जो है वो अपने रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताया। ठीक है, तो हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं कंटिन्यूअसली। तो टॉपिक जो है वो होगा हमारा एम्पियर्स लॉ। ठीक है, जो कि हमें मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताएगा। ओके,
देखिएगा तो टॉपिक लिखिएगा एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ। ओके, देखिए अब ये जो लॉ है, एम्पियर यहाँ साइंटिस्ट नेम है, ध्यान रखिएगा। इसकी कंडीशन है, एम्पियर जो है लॉ है वो क्लोज लूप पर ही अप्लाई होगा, ठीक है। इसकी कंडीशन जो है, कंडीशन इसकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन, और वो क्या कंडीशन है, फॉर क्लोज्ड लूप। ओके, क्लोज लूप पर ही एप्लीकेबल है ये रूल, है ना। देखिए हमारी जो फिजिक्स है, उस फिजिक्स में अब तक हमने जो बात करी है, तो उसमें जो है 3 जो रूल हैं वो क्लोज लूप पर मतलब डिपेंड है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में आप जाएंगे तो गॉस रूल को आप पढ़ेंगे, तो वहां पर कंडीशन है कि वो क्लोज लूप पे अप्लाई होगा। फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे हम, तो आगे चलेंगे तो फिर हमें एम्पियर मिल गए, एम्पियर जो है वो क्लोज लूप पे एप्लीकेबल है। एक रूल और होता है किरचॉफ्स रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, जिसे केवीएल बोलते हैं। तो केवीएल जो है वो भी क्लोज लूप पर ही डिपेंड है, क्लोज लूप पर ही वर्क करता है, ठीक है। चलो हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम एम्पियर्स लॉ की बात करेंगे। तो एम्पियर्स लॉ की कंडीशन पता होनी चाहिए कि क्लोज लूप पर ही लगेगा, पहली बात तो ये माइंड में सेट करके रखेंगे, ठीक है। अब देखिए जो है एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देखो कैसे बताता है ये, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, देखो इसको क्या रीड किया मैंने, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग इन द क्लोज लूप। ओके, बात को फिर से समझने का कोशिश करना। जैसे सपोज कर लो कि मैंने किसी मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि देखो बायोसावर्ट मतलब ऑरस्टेड हमें ये बता के चले गए हैं कि अगर किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब एम्पियर ये कह रहे हैं कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है उस सराउंडेड एरिया में, तो आप वहां पर एक क्लोज लूप कंसीडर कर लीजिए। तो देखिए हम एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या कर लिया, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक क्लोज लूप को कंसीडर कर लिया, ये क्लोज लूप हो गया, इसको कंसीडर किया। अब इस क्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या है, तो देखिए द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज लूप में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है वो किसके इक्वल है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द क्लोज लूप, ठीक है। इस क्लोज लूप से जो भी टोटल करंट निकल रहा है, जैसे सपोज कर लो यहां से I1 करंट चल रहा है, इधर से I2 करंट निकल गया, इधर से I3 करंट निकल गया, इधर से ये जो करंट निकला वो I4 निकला, इधर से जो करंट निकला वो I5 निकला, ये करंट निकल रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के। इन करंट की ये जो करंट मतलब आउटवर्ड हो रहे हैं, इनवर्ड हो रहे हैं, इन करंट्स की वजह से ही तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक क्लोज लूप क्रिएट कर लिया, और उस क्लोज लूप में जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ इक्वल है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट फ्लोइंग पास थ्रू इन द क्लोज लूप। ओके, ठीक है। अच्छा देखो इतनी बात इसने बोल दी, अच्छा इसको लिखना भी जरूरी है ना, ठीक है। द टोटल मतलब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स, तो लिखो इसको अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, according to Ampere's law, the line integral of the magnetic field, the line integral of magnetic field of closed loop, the line integral of the magnetic field of a closed loop, okay, is equal to mu naught times of total current passed through in closed loop, इस क्लोज्ड लूप से जो टोटल करंट पास हो रहा है उसके म्यू नॉट टाइम्स के इक्वल है
टोटल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल का मीनिंग समझ रहे हैं आप? इंटीग्रल का मीनिंग है सम करना। ओके, मतलब हमने जो क्लोज लूप कंसीडर किया, उस क्लोज लूप में हमने मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रल किया, मतलब उसका सम जो है वो जब किया तो वो किसके इक्वल आया? वो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पास थ्रू द क्लोज लूप के इक्विवेलेंस में आ गया। तो ये स्टेटमेंट था एम्पियर्स का। चलो, अब एम्पियर ने अपना स्टेटमेंट दे दिया। अब इस अपने स्टेटमेंट देने के बाद में एम्पियर को क्या कहा गया कि चलो आप एक काम करो, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर ले लो, उसमें आप आई करंट फ्लो करवाओ और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, तो अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो देखिए, ये जो एम्पियर्स लॉ है, इसका स्टेटमेंट देख लिया, इसका मैथमेटिकल जो है फॉर्मूला देख लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ म्यू नॉट जो है ना, वो परमियाबिलिटी है। परमियाबिलिटी का मीनिंग समझ रहे हैं? मतलब प्रॉपर्टी है, एक तरीके से ये प्रॉपर्टी है मीडियम की। जैसे परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होता था इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगा म्यू नॉट, और म्यू नॉट को बोलेंगे परमियाबिलिटी, और एप्सिलॉन नॉट जो था वो था परमिटिविटी। दोनों ही मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं। मतलब किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं? एप्सिलॉन नॉट तो इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट करने की प्रॉपर्टी होती है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को परमिट करने की मतलब प्रॉपर्टी होती है ना। ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस थोड़ा सा आगे करेंगे जो भी अगले चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्पियर्स लॉ। अब देखो, इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो इसका एप्लीकेशन में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे हम ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर, है ना, बिल्कुल सेम जो कि हमें बायो सावर्ट को भी दिया था, है ना। तो देखिए एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। ठीक है, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। देखो, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर ले लेना है और इस पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट ही है। बड़े सिंपल से सेंस में कैलकुलेट करके दिखा देगा। मतलब ऐसे बायो सावर्ट की तरह नहीं है कि थोड़ा लंबा चौड़ा डेरिवेशन करेगा, इतना कुछ नहीं करेगा। देखिए इसने क्या किया कि इसने एक ए बी जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर ले लिया, ए और बी। ठीक है, अब इस ए बी करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर में इसने क्या किया, एक करंट फ्लो करवा दिया आई, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब देखिए, जब करंट फ्लो हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू ओरस्टेड लॉ इसके अराउंड में क्या जनरेट हो गया? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। तो अब एम्पियर क्या कर रहे हैं, अपने लॉ के अकॉर्डिंग जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है उसमें इन्होंने क्या कर लिया, उसमें इन्होंने एक क्लोज लूप कंसीडर कर लिया। ये लीजिए, ठीक है, कौन सा लूप क्या कंसीडर किया? एक क्लोज लूप कंसीडर किया। ये जो क्लोज लूप है ये कहां कंसीडर किया? मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड में ही कंसीडर किया कि जिस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है उसी एरिया में हम लोगों ने जो है एम्पियर के अकॉर्डिंग क्लोज लूप कंसीडर कर लिया। अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखूंगा तो आप राइट हैंड थंब रूल लगाओ। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो देखो थंब के डायरेक्शन में करंट जा रहा है। आप वायर को इस तरीके से पकड़े कि थंब के डायरेक्शन में करंट रिप्रेजेंट हो तो कर्ल फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो यहां पर अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को देखोगे तो क्रॉस है, मतलब इनवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रहा है। यहां पर देखोगे तो मैग्नेटिक यहाँ डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, देखिएगा ये क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रॉस हो गया क्योंकि इनवर्ड जा रहा है और यहाँ पे आउटवर्ड आ रहा है इसलिए डॉट हो गया। ठीक है, अच्छा चलो, तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, अब देखो जो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कंडीशन देखेंगे तो देखिए क्या है एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए क्लोज लूप, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए क्लोज लूप is equal to mu naught times of total current passed through the closed loop. ओके, हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए इतना काम हो गया। अब देखिए यहां पर अगर ये वाला फंडा या ये वाला फिनोमेना आप यहां पर लगाएंगे तो यहां पर देखिए एक चीज और, ये जो क्लोज लूप कंसीडर किया ना इसका जो रेडियस है वो कंसीडर कर लो आप ए रेडियस का आपने क्लोज लूप कंसीडर कर लिया है। और यहां पे देखिए क्या किया आपने, डायरेक्ट एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर करेंगे आप। यहाँ पे देखो यहाँ पर एक लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लिया dl। देखो ये जो लेंथ एलिमेंट है dl ये आपने यहाँ पे कंसीडरेशन में रखा है, कंसीडर कर लिया। यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देखेंगे तो देखो यहाँ पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड जा रहा है db,
क्योंकि मैं इसकी वजह से डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है तो वो डीबी होगा, तो वो इनवर्ट अंदर की तरफ गया है, क्रॉस है, ध्यान रखना इनसाइड जा रहा है इसलिए क्रॉस है, ठीक है। अच्छा देखिए आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहां पर देखो, यहां पर अब इस क्लोज लूप में देखेंगे तो देखो वेयर सबमिशन ऑफ आई, अगर मैं टोटल करंट का वैल्यू देखूंगा, ये जो क्लोज लूप है इस क्लोज लूप में जो अमाउंट ऑफ टोटल करंट है वो तो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि आई करंट फ्लो हो रहा है, तो सबमिशन आई का वैल्यू आई से रिप्रेजेंट कर देंगे आप, तो ये हो गया आई, ठीक है। अच्छा देखो अब ये वाला वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये वाला वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। चलो यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो b है वो मैग्नेटिक फील्ड है, अब इस वायर में अगर करंट का अमाउंट कांस्टेंट है तो इसके अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो भी कांस्टेंट है, बात को बहुत ध्यान से सुने। अगर करंट को कांस्टेंट कर दिया तो इसके सराउंडिंग एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी क्या है, वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे b का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको ले लेते हैं हम आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो b को हमने ले लिया बाहर और इंटीग्रेशन हो गया dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो गया। ये लीजिए इतना काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं हम dl की। तो आप देखो dl इंटीग्रेशन ऑफ dl करेंगे, तो dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो अब आप खुद सोचिए, अगर मैं इस क्लोज लूप के छोटे छोटे dl छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा, इसका सरकमफेरेंस कैलकुलेट होके आ जाएगा, और इसका जो सरकमफेरेंस है वो क्या होगा, वो होगा 2 पाई a। ओके स्टूडेंट्स, क्या होगा 2 पाई a हो जाना है। तो फाइनली आपके पास देखो b इनटू में ये हो गया 2 पाई a इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो गया, और इक्वल में देखिए b इज इक्वल टू क्या हो गया, b इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू हो गया म्यू नॉट आई अपॉन में आ गया ये 2 पाई a। ये लीजिए ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया, जो कि हमें बायो सावर्ट ने भी बताया था, ठीक है। ओके डन है जी बेटा। देखो देखिए बायो सावर्ट, आप बायो सावर्ट लॉ को देखेंगे तो बायो सावर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट है उस फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने डिफरेंट टाइप्स के केसेस पढ़े थे। उन डिफरेंट टाइप्स के केसेस में आप जब जाएंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है उसमें एक केस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वो है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई a भी है। ओके इसका मतलब ये जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड का वो बायो सावर्ट की वैल्यू से मैच कर गया। मतलब दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, अपने अपने अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट तो किया बट अमाउंट दोनों का सेम आया, मतलब कंसेप्ट दोनों के राइट हैं, दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है, ठीक है डन। यहां पर देखो एक चीज समझ में आई, ठीक है, ये जो भी इक्वेशन बनी इक्वेशन नंबर सेकंड से देखो कुछ रूल समझ में आ गए। वो ये समझ में आ गया कि जो B है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट का मतलब हो गया कि आप करंट का अमाउंट अगर इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा रिलेशन देखो यहां से ये समझ में आ रहा होगा कि B जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने अभी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर कैलकुलेट किया, ठीक है। अगर आप इस A का अमाउंट इंक्रीज करेंगे, मतलब ऐसे जैसे जैसे दूर चलेंगे, जैसे वायर से जैसे जैसे दूर चलेंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। और ये तो प्रैक्टिकली भी दिख रहा है हमें। देखो हम वायर के जितना क्लोज होंगे, जितना नियर बाई होंगे, मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और वायर के जितने ही ज्यादा डिस्टेंस में चलने का ट्राई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट उतना ही रिड्यूसिबल फॉर्म में आता हुआ जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन एम्पियर लॉ का। अब देखिए एम्पियर को एक दूसरा जो है एप्लीकेशन और दिया हम लोगों ने। इस बार हमने सर्कुलर कॉइल नहीं दी, हमने ये नहीं कहा कि आप सर्कुलर कॉइल पे लगाइए, क्योंकि हमें ये तो आइडिया लग गया कि मतलब वैल्यूज तो सेम आनी है। इस बार हमने इनको सिलेंड्रिकल पोर्शन दिया, ठीक है, और सिलेंड्रिकल पोर्शन पे इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करके बताया हमें ना। तो इसका एप्लीकेशन नंबर सेकंड जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर। ओके होलो सिलेंड्रिकल वायर कह सकते हो या फिर सिलेंड्रिकल वायर कह सकते हो। तो जो इनका आज का सेकंड एप्लीकेशन है वो है क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। अब इस बार आपके पास देखिए सिलेंड्रिकल वायर आ गया, और इस सिलेंड्रिकल वायर पर आपने मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट या वैल्यू कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या किया, मतलब
एम्पियर ने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर कंसीडर किया। ये लीजिए एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, और इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का जो रेडियस है वो इन्होंने कंसीडर किया कैपिटल आर। ये इसका सिमेट्रिक एक्सिस हो गया, ठीक है। यहां से आप इसका रेडियस चेक करेंगे तो जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। कैपिटल आर रेडियस का आपने एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर जो है वो कंसीडर किया है। अब देखिए यहां से इस कंडक्टर में से जो करंट पास हो रहा है, जो टोटल करंट पास हो रहा है वो आई है। देखिए मैं अमाउंट ऑफ टोटल करंट की बात कर रहा हूं, ये टोटल करंट है, मतलब इसमें से छोटे छोटे करंट खूब चल रहे हैं। जैसे ये चल रहा है आई, फिर यहाँ पे I2 चल रहा है, फिर ये I3 चल रहा है, फिर इधर देखेंगे तो I4 भी चल रहा है, इधर देखेंगे तो I5 भी चल रहा है। तो ऐसे ये करंट के काफी सारे अमाउंट्स हैं, लेकिन इन जब सबका सम किया तो जो टोटल करंट है वो I चल रहा है। ये बात भी समझने वाली है, ठीक है। अब आप क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ पे तीन कंडीशंस बनी। कंडीशन नंबर फर्स्ट देखिए क्या क्या कंडीशंस बनी। तीन कंडीशन है इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने की, ठीक है। देखिए इफ A इज ग्रेटर देन R, अगर A का वैल्यू R से ग्रेटर हो जाए। अब ये A क्या है, A उस क्लोज लूप का रेडियस है जो कि हम किसके अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे, जो कि हम एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे। क्योंकि एम्पियर ये कहते हैं कि मेरा लॉ क्लोज लूप पर ही लगेगा, तो अगर हम क्लोज लूप बनाएंगे तो उसका एक पर्टिकुलर रेडियस होगा, तो उस रेडियस को हम A से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर देखिए जो फर्स्ट केस है वो एप्लीकेबल होगा इफ स्मॉल a इज ग्रेटर देन कैपिटल R। मतलब इस सिचुएशन पे आपको जो सर्कुलर लूप बनाना है वो इसके आउटसाइड बनाना है, ठीक है। केस नंबर सेकंड देखिए, सेकंड केस में आपको क्या करना है, इफ स्मॉल a इज इक्वल टू R। अगर मतलब जो है a को R के इक्वल कर दोगे तो क्लोज लूप, फिर वो जो क्लोज लूप बना, फिर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट क्या है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, इफ स्मॉल a इज लेस देन कैपिटल R। ये लेस देन ही हो गया, तब क्या कंडीशन बनेगी, तब क्या केस बनेगा, तो उन सबको स्टडी करना है, ठीक है। तो तीन केसेस बने। अब इन तीन केसेस में केस नंबर फर्स्ट को स्टडी करते हैं ना, ठीक है। यहां से देख लेते हैं, व्हेन स्मॉल a इज ग्रेटर देन कैपिटल R। अगर स्मॉल a को कैपिटल R के इक्विवेलेंस में कर देंगे तब देखिए क्या सिचुएशन बनेगी, है ना। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका वही कंडक्टर है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। ये लीजिए, है ना, इसका वही सेम अमाउंट में रेडियस सेम है, और जो टोटल करंट पास हो रहा है इसमें वो देखिए कितना पास हो रहा है, आई अमाउंट का टोटल करंट पास हो रहा है। रेडियस आपने कंसीडर कर लिया इसका R। अब देखिए आप एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग एक क्या कंसीडर करेंगे, क्लोज लूप कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपने क्या किया, यहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्मॉल a डिस्टेंस पे यहां पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या किया, आपने एक क्लोज लूप कंसीडर कर लिया। देखो ऐसे, ठीक है, ये क्लोज लूप कंसीडर कर लिया। यहां देखो डार्क डार्क का मतलब है कि वो पीछे से आ रहा है, सॉरी डैश डैश का मतलब पीछे से आ रहा है, डार्क का मतलब वो सामने से होके निकल गया। ये बात आप समझेंगे, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, एक लेंथ एलिमेंट, ये एक लेंथ एलिमेंट है dl, इसको कंसीडर कर लिया। अब इस लेंथ एलिमेंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देखेंगे आप रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना, राइट हैंड थंब रूल या फिर पाम रूल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो देखो इधर जा रहा है db, ठीक है। मतलब db का जो डायरेक्शन है ना वो क्रॉस है, ध्यान रखना, क्रॉस मतलब इनवर्ड, अंदर की तरफ गया है, ओके, परपेंडिकुलर इनवर्ड है db। और अगर यहाँ पे मैं db का अमाउंट देखूं तो db जो है यहाँ पर डॉट के फॉर्म में है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डॉट मतलब आउटवर्ड आ रहा है ना। चलो बिल्कुल सेम फंडा वही केस अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू सॉरी नॉट बायो-सावर्ट, एम्पियर्स लॉ। अगर हम एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग कंडीशन देखेंगे देन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट पास थ्रू द क्लोज लूप, ओके। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। यहां से आप समीशन आई का वैल्यू देखेंगे, वेयर, है ना, देखिए वेयर आप सबमिशन आई का वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे तो वो है कैपिटल आई। इस बार कैपिटल आई से रिप्रेजेंटेशन हुआ क्योंकि टोटल करंट, देखो मैंने यहाँ बताया ना कि यहाँ अंदर बहुत सारे करंट चल रहे हैं और इन सारे करंट्स का जो सम है वो क्या है, कैपिटल आई है। तो देखो यहाँ पर कैपिटल आई हो गया, तो ये वाला वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl। अच्छा एक चीज और जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं हम लोग, है ना, देखो मिस हो गई छोटी सी, है ना। देखो यहाँ डॉट प्रोडक्ट है, जब डॉट को रिमूव करोगे तो यहाँ पे फंक्शन आएगा cos थीटा, जिसको हमने मिस किया वहां पे, है ना, ठीक है। वापस से देखो यहाँ पर, है ना, उस चीज को यहाँ देखते हैं।
देखिए इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा, ये वाला एक फंक्शन आएगा जिसको हमने पिछले वाले केस में देखा ही नहीं, ठीक है। वो इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा अभी यहां समझते हैं ना। देखो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट को रिमूव करोगे तो एक फंक्शन आएगा कॉस थीटा। अब देखो थीटा एक एंगल हो गया, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड डीएल, बी और डीएल के मिड में एंगल है कौन, थीटा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी, बी दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड, और डीएल मतलब लेंथ एलिमेंट। आपने जो लेंथ एलिमेंट कंसीडर किया है वो, और लेंथ एलिमेंट और जहां पर जो बी है, लेंथ एलिमेंट की जगह जो बी है, उन दोनों के मिड में जो एंगल बना हुआ है उनके मिड का एंगल है आपके पास यहाँ पे थीटा। तो देखो बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो गया, कैपिटल आई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा का अमाउंट देखो, थीटा इज इक्वल टू देखो यहाँ 0 डिग्री, ठीक है। देखो पिछले वाले केस में भी थीटा 0 ही था, ठीक है। जो हमने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के लिए कैलकुलेशन करा तो वहां पर भी थीटा का अमाउंट 0 ही था। अब देखो थीटा 0 कैसे दिख रहा है वो चीज को देखो आप। डीएल पे जवाब कहां है, तो ये रहा आपका डीएल, ठीक है, ये डीएल है। अब देखो कैसे, देखो आपने यहाँ पे डीएल कंसीडर किया तो जिस डायरेक्शन में डीएल जा रहा है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी जा रहा है ना। समझने का ट्राई करना आप। जैसे इसका फ्रंट व्यू देखो ऐसे, ठीक है। अगर देखो मैं क्या करूं, मैं इस क्लोज लूप, ये जो मैग्नेटिक फील्ड में जो क्लोज लूप बनाया है, तो ये तो क्या है, साइड व्यू है, मतलब ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऐसे इस तरीके से बनाया अपन ने, और हम देख रहे हैं इधर से, तो हम इस सर्कल का क्या देख रहे हैं, इस सर्कल का हम साइड व्यू देख रहे हैं। तो अगर साइड व्यू देखने के बजाय हम इस सर्कल को इधर टॉप से आके देखेंगे, बात को समझना, ठीक है। अगर मैंने सर्कल को आके टॉप से देखा, अभी मैं इधर से देख रहा था तो मुझे ये सर्कल ऐसा दिख रहा है, यूं इस तरीके से दिख रहा है ना, इधर से मैं देख रहा हूं तो सर्कल मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है ना। अब मैं आ गया टॉप पे, जब मैं टॉप पे आ गया तो मुझे वो सर्कल इस तरीके, ये इस रोटेशन में दिख रहा है ना। अब देखिएगा यहाँ पर, तो ये सर्कल है क्या, ये सर्कल मैग्नेटिक फील्ड में बना हुआ सर्कल है, ठीक है। यहाँ पर आपने लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर रखा है छोटा सा, लेंथ एलिमेंट डीएल यहाँ है, तो यहाँ पे डायरेक्शन देखा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ ही है, ठीक है, क्योंकि लेंथ एलिमेंट यहाँ है ना। ये देखो ये बोर्ड है हमारा व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, इसको व्हाइट बोर्ड कंसीडर करें। व्हाइट बोर्ड कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे लेंथ एलिमेंट लिया, छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया, तो उस छोटे से लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रहा है वो लेंथ एलिमेंट, क्योंकि उसके अगला उसके आगे मिलेगा तो अंदर की तरफ गया ना, ठीक है। इसी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, राइट हैंड थंब रूल से ये करंट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड गया अंदर, ये देखिए यहाँ पर कर्ल फिंगर्स को देखो वो भी अंदर जा रही है, मतलब डीएल भी इनसाइड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड जा रहा है, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों पैरेलल हो गए एक दूसरे के, पैरेलल होते ही थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। बात में भी समझ में आई होगी, और आई होप अगर नहीं भी समझ में आई तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि सर वो आपका थीटा वाला एंगल नहीं समझ में आया, तो फिर मैं एक बार फिर से अच्छे से आपको थीटा एंगल समझाने का कोशिश करूंगा ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ थीटा का अमाउंट पुट करेंगे तो थीटा cos थीटा का वैल्यू cos 0 का वैल्यू जानते हैं 1 होता है, ठीक है। तो ये cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इस वजह से हमने जो फर्स्ट एप्लीकेशन स्टडी किया जिसमें cos फंक्शन को हमने अप्लाई नहीं किया, इस वजह से उसका इफेक्ट भी नहीं दिखा हमें ना, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो अब देखिए यहाँ पे इसका अमाउंट हो जाना है सिंगल, ये बन गया 1। अब जब ये 1 बन गया तो आगे देखिए, इनको हटा देता हूं मैं ना, इन केसेस को हटा देता हूं, यहां से देखेंगे तो देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल हो गया और इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो गया, कैपिटल आई, ये ध्यान रखेंगे कैपिटल आई है। अब देखो b जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो b कांस्टेंट है, बाहर आ गया और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो गया और इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अच्छा अब देखो बिल्कुल वही घिसा पिटा सा काम हो गया, डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे आप। अब डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से सोचो कि अगर आप टॉप से सर्कल को देख रहे हैं, ये जो सर्कल है वो आपका टॉप पर है, आप किसको यहां से देख रहे हैं तो देखो डीएल डीएल डीएल, छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट को कंसीडर करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक सर्कल का सरकमफेरेंस मिल जाएगा, और सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r, यहां पे r का रिप्लेसमेंट a से है क्योंकि रेडियस आपने a कंसीडर कर रखी है, तो यहां पर जो है ये हो जाएगा b इंटू 2 पाई a हो जाएगा इक्वल में म्यू नॉट कैपिटल I, देन फाइनली b का वैल्यू हो गया म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई a हो गया। ये लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, जिसमें से बहुत सारा अमाउंट अलग अलग करंट में निकल रहा है, देखो जैसे I1 I2 I3 I4 I5, ये मतलब जितने भी करंट अलग अलग अमाउंट में निकल रहे हैं और उनका जो टोटल सम है वो I है, वो भी कैसे बिहेव करता है, वो भी एक तरीके से स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर की तरह ही बिहेव कर रहा है,
क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी यही था और यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट सेम आ गया, मतलब दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, किस सिचुएशन पे, जब आपने कहां पर कैलकुलेशन करा मैग्नेटिक फील्ड को, आउटसाइड ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के आउटसाइड में कैलकुलेशन किया है आपने। ठीक है, अब इसका सेकंड केस देखेंगे। केस नंबर फर्स्ट देखो, ये कंप्लीट हो गया ना, केस नंबर फर्स्ट। अब इसका केस नंबर सेकंड देखो, अगर केस नंबर सेकंड की बात करेंगे, ये केस फर्स्ट को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखो केस सेकंड में देखना, ओके, केस सेकंड में क्या करना है, व्हेन स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल a को कैपिटल R के इक्वल किया आपने, तो छोटा सा चेंजेस करना है और कुछ ज्यादा नहीं। ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो देखो ये रही, इसको बोला है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड ये रहा, तो यहां पे a का रिप्लेसमेंट r से चला जाएगा, है ना, देन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में a का रिप्लेसमेंट r से दे देंगे, तो b इज इक्वल टू, देखो क्या हो गया, b इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट i अपॉन में, देखिए क्या हो गया, 2 पाई कैपिटल R हो गया। ये लीजिए, ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट, इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ये कहां आया, ये आया सरफेस पर आया है, ध्यान रखेंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पर आया है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये आउटसाइड में आया है, सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है उसके आउटसाइड में आया है। अब देखो, आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हम गॉस लॉ में भी कुछ ऐसा ही करते थे, तो बिल्कुल सही, गॉस लॉ का ही एक तरीके से सिमेट्रिक, एक तरीके से वो है, ये एप्लीकेशन है, बिल्कुल सिमिलर है गॉस लॉ के, है ना, जैसा गॉस लॉ में वर्क होता है, बिल्कुल सेम वर्क हमने यहाँ पर किया, वहां पर भी केसेस स्टडी करते हैं, यहाँ पर भी हमने केस स्टडी किया, आउटसाइड केस देख लिया, सरफेस पर केस देख लिया। देखो यहाँ पर अगर a को r के इक्विवेलेंस में कर देंगे ना, तो a को r के इक्विवेलेंस में करने का मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब ये हो गया कि इस बार जो सर्कुलर लूप है ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो सर्कुलर लूप है ना, वो आपने ये कंसिडर किया है, ये देखो, ये वाला मैग्नेटिक मतलब जो है लूप कंसिडर किया है, और a जो है वो आपके पास ये है, ये वाला a है, ये केस सेकंड है। ठीक है, और ये जो अभी आपको दिख रहा है आउटसाइड में, ये क्या है, ये केस फर्स्ट है। ओके, और यहां पर केस फर्स्ट में जो ब्लैक कलर में a दिख रहा है उसका रेडियस ब्लैक कलर में है, और जो रेड वाला पोर्शन में a दिखा है उसका रेडियस a है, तो वो जो a है और ये जो r है वो क्या हो गए, यहाँ पे इक्वल हो गए। देखो यहाँ पर a इक्वल में हो गया r। ठीक है, देखो कैसे देखोगे आप, a जो है, देखो ये जो a है, ओके, वो किसके इक्विवेलेंस में चला गया, वो r के इक्विवेलेंस में चला गया इन केस सेकंड केस में ऐसा हुआ है। ठीक है, ये बातें तो हमें बहुत इजीली समझ में आती है। अब केस नंबर थर्ड को देखेंगे, है ना, केस नंबर थर्ड में हम क्या करेंगे, हम जो है, हम जो मैग्नेटिक फील्ड को जो क्लोज लूप को कंसीडर करेंगे ना, वो हम उस सिलेंडर के इनसाइड में ही कंसीडर कर लेंगे, बाहर कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब इनसाइड में ही कंसीडर कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, तब अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, क्या, क्लोज लूप को हम इनसाइड ही कंसीडर कर लेंगे, देन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा उसको कैलकुलेट करते हैं केस नंबर थर्ड में, है ना। तो देखो केस नंबर थर्ड की बात करते हैं, केस थर्ड को देखेंगे अच्छे से, उसका डायग्राम बनाएंगे, उसका डेरिवेशन देखेंगे। वैसे इजी है, सिंपल है, ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा, समझ में आएगा तो बहुत इजी है, नहीं समझ में आया होगा तो उन स्टूडेंट को भी नहीं समझ में आया होगा जो बहुत स्टार्टिंग से वीडियो को कंटिन्यूअसली वॉच कर रहे हैं ना। ठीक है, हाँ जी, तो देखो केस नंबर थर्ड। ठीक है, और मैं बोल भी तो गलत रहा हूं, ऐसा तो कोई स्टूडेंट ही नहीं होगा जो बोर हो रहा है और अब तक वीडियो को देखता हुआ आ गया है, वो तो बहुत सिंपैथी दिखा रहा है, इसका मतलब मेरे साथ में है, तो ऐसा तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना। तो जिसको मजा आ रहा है, जो कंटिन्यूअसली देख रहे होंगे, वही वीडियो को अब तक यहाँ तक लेके आए होंगे। ओके, तो देखिए बेटा, केस नंबर थर्ड में देखते हैं, मतलब a इज लेस देन कैपिटल R। अब ऐसा वाला जब केस हो गया, when a is less than capital R, जब ये वाला केस हो गया, तो अभी देखिए डायग्राम पे कैसा इफेक्ट पड़ा। ये आपके पास में वही सिलेंड्रिकल वायर हो गया, ठीक है ना, आर रेडियस का सिलेंड्रिकल वायर कंसिडर कर लेते हैं। ये लीजिए आर रेडियस का सिलेंड्रिकल वायर, ये हो गया, कैपिटल आर इसका रेडियस है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब देखिए, हमने एम्पियर लॉ के अकॉर्डिंग ए स्मॉल रेडियस का एक क्लोज लूप कंसिडर कर लिया, ये लो, ठीक है, ये एक क्लोज लूप कंसिडर कर लिया, है ना। अब यहां पर हमें इस पॉइंट पर, मतलब इस पॉइंट पर क्या, ये जो अमाउंट है इसमें, ये जो सर्कुलर लूप बना, इस सर्कुलर लूप पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट करके बताना है। सर्कल के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट करना है ना। तो वही अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ चलेंगे। तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ
एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग जाओगे, देन लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field is equal to mu naught times of total current passed through the closed loop हो गया। ठीक है, वापस से वही इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए क्योंकि केस नंबर थर्ड है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है आपको। पहले तो देखो थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे ना, थीटा की वैल्यू देखेंगे तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्यूशन में लाएंगे, इसको सॉल्यूशन में लाएंगे तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस थीटा बनेगा और इक्वल में म्यू नॉट समेशन आई हो गया। अब देखिए तो थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू, देखो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बना। ठीक है, वेयर थीटा इज इक्वल टू 0, बिल्कुल सेम फिनोमिना। देखो यहाँ पे वही लेंथ एलिमेंट dl ले लेंगे, ये dl एक लेंथ एलिमेंट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो db है, क्रॉस में है, इनवर्ट जा रहा है, तो db और dl के मिड में अगर आप एंगल देखेंगे तो वो क्या है, 0 डिग्री का एंगल है। आप इसको 3D इमेज बनाएंगे अपने माइंड में, जैसे मैंने बोला अभी पिछले वाले केस में, जैसे मैंने रिपीट किया, अगर उसके अकॉर्डिंग आपने अपने माइंड में 3D इमेज बनाई है तो उस इमेज के अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि वाकई में थीटा तो 0 डिग्री ही है यहाँ पे ना। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाना है, 1 हो जाना है। तो जो नेक्स्ट स्टेप हो गया वो आपका हो गया, नेक्स्ट स्टेप हो गया बी डी एल हो गया और इक्वल में म्यू नॉट समेशन आई हो गया। अब देखिए यहाँ प्रॉब्लम करेगा समेशन आई। समेशन आई देखो पहले वाले और दूसरे वाले केस में, क्योंकि जो टोटल करंट जो पास हो रहा था ना वो आई था। ठीक है, कंप्लीट करंट इस सिलेंडर से आई जा रहा था। अब जो आपने क्लोज लूप कंसीडर किया इसमें आई तो कंप्लीट आई तो जा नहीं सकता, तो इसमें आप अमाउंट ऑफ करंट कैलकुलेट करेंगे, मतलब समेशन आई कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखिएगा, इसका फंडा देखिएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप देखो आप इस क्रॉस सेक्शन एरिया को देखो, ये क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है। ठीक है, ये वाला जिसको मैंने रेड मार्क किया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करंट पास हो रहा है वो कितना अमाउंट का करंट पास हो रहा है, आई अमाउंट का करंट पास हो रहा है। ठीक है, मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं द करंट फ्लोइंग, क्या लिख सकता हूं, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, उसको लिख लेते हैं, हाँ देखो ऐसे, करंट फ्लोइंग इन पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया। ठीक है, इस एरिया में क्या पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और इसका यूनिट देखोगे तो मीटर स्क्वायर एरिया है ना। इस एरिया में जो करंट जा रहा है वो कितना करंट जा रहा है, इस एरिया में जो करंट जा रहा है वो कैपिटल आई करंट जा रहा है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए आगे वाला स्टेप क्या हो जाएगा, करंट फ्लोइंग इन 1 मीटर स्क्वायर एरिया। अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया में करंट की बात करूं, देखो ये वाला एरिया कितना है, इसका अमाउंट कितना है, इसका अमाउंट है पाई आर स्क्वायर। इस पाई आर स्क्वायर में जो करंट जा रहा है वो आई करंट जा रहा है। ठीक है, अभी देखो अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया में बात करूं तो जो पाई आर स्क्वायर है वो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा तो देखो आई अपॉन में क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, सॉरी पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अरे ये वैसा ही फंडा है, जैसे ऐसे नहीं समझते, जैसे समझो कि जैसे मान लो कि क्या मान लो हाँ, जैसे मान लो कि 10 पेन्स हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स कितना है, 100 रुपीज। 10 पेन का कॉस्ट कितना है, 100 रुपीज है। हम 10 पेन खरीदे 100 रुपए के आए, देन कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 100 डिवाइड बाई 10 तो कितना आ जाएगा, 10 रुपीज आया ना। ठीक है, मतलब ये वाला इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो बिल्कुल सेम वर्क किया है यहाँ पे है ना। इसको यूनिटी लॉ बोलते हैं ना, ये 4th 5th स्टैंडर्ड में चलता है नॉर्मली है ना। ठीक है, चलो फिर आगे देखो, अब हमें जो करंट है वो कहां के लिए कैलकुलेट करना है, हमें तो करंट इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए चाहिए। तो इस क्रॉस सेक्शन, इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, वो पाई ए स्क्वायर है। ठीक है, इसका जो एरिया है वो कितना है, पाई और कितना है ए स्क्वायर, और इसमें जो करंट जा रहा है उसको आप बोलेंगे समेशन आई, वो समेशन आई हो जाएगा। सही है ना, कौन सा समेशन आई, जो कि इस फॉर्मूले में है। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पे आप स्टार्ट करेंगे, करंट फ्लोइंग इन पाई ए स्क्वायर एरिया। ठीक है, इस एरिया में जब आप करंट लेके जाएंगे तो आप देखो बिल्कुल सेम वर्क, जैसे 10 पेन का कॉस्ट है 100 रुपीज, तो एक पेन का कॉस्ट कितना आ गया, 100 डिवाइड बाई 10। तो बताओ 15 पेन का कॉस्ट कितना आया, तो 100 डिवाइड बाई 10 इंटू 15, ऐसे करोगे ना। ठीक है, तो यहां पर भी आप क्या कर दोगे,
इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दोगे आई अपॉन में पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू में पाई स्मॉल ए स्क्वायर। देखो पाई से पाई कैंसिलेशन में चला गया और यहाँ पे जो सबमिशन आई आ गया उसका वैल्यू कितना आ गया, वो आ गया आई ए स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर आ गया। चलो ये सबमिशन आई का वैल्यू आया। अब इस सबमिशन आई के वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। ये जो इक्वेशन सेकंड दिख रही है ना, इसमें हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन में डालेंगे, है ना। चलो तो अब देखो यहां स्टार्ट करते हैं ना, इस तरफ ले आते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखिए, अब सेकंड इक्वेशन में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे देखिए b डॉट dl, तो b तो कांस्टेंट टर्म है बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dl हो जाएगा इज इक्वल टू म्यू नॉट एज इट इज है, और जो करंट का अमाउंट है वो आपने क्या लिखा, वो लिखा आई ए स्क्वायर अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये वापस से वही काम आ गया dl का इंटीग्रेशन। अब बताऊंगा नहीं, इसको डायरेक्टली लिखूंगा, b इंटू में क्या हो गया 2 पाई क्या हो गया a हो गया इक्वल में म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया। देखो a से a कैंसिलेशन में चला गया, देन फाइनली जो b का वैल्यू है वो क्या आया, वो आया म्यू नॉट आई ए अपॉन में क्या आ गया 2 पाई और ये हो गया आर स्क्वायर। ये लीजिए बेटा, ये आपके पास फाइनली मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड से। ठीक है, तो ये कैलकुलेट किया एम्पियर ने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दी सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर के आउटसाइड में, उसके सरफेस पे और उसके इनसाइड में। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में देखिए हमने क्या क्या किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस के दो रूल्स को अच्छे से देखा, राइट हैंड थंब रूल को देखा, राइट हैंड पाम रूल को देखा, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से पीछे लेके जाओ, अच्छे से सुनो समझो और फिर वापस से समझो, है ना। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने एम्पियर लॉ को स्टार्ट किया, एम्पियर लॉ का स्टेटमेंट देखा, एम्पियर लॉ के स्टेटमेंट को कम से कम मैं 3 या 4 बार रिपीट कर चुका होगा, अगर आप मेरे साथ में बोले होंगे तो आपको याद भी हुआ होगा। फिर उसके दो एप्लीकेशन देखे, एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के लिए देखा, वहां पर एक सिली मिस्टेक करी हमने, डॉट प्रोडक्ट को हटा के एक जो कॉस फंक्शन आता है वो अप्लाई ही नहीं किया। तो आप उसका ध्यान रखेंगे, जब वहां डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वहां पे कॉस अप्लाई करना है और कंटिन्यूअसली उसको कंप्लीट करना है, कंप्लीट मतलब फाइनल स्टेज तक लेके जाना है। फिर इसके बाद में हम सिलेंडर पे आए और सिलेंडर के 3 केसेस हमने कंप्लीटली स्टडी किए। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए आप वेट करें, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट भी हमें करें, क्योंकि जब तक आपका प्यार हमें नहीं मिलेगा तब तक हम हार्डवर्क दिल से नहीं करेंगे। आपका प्यार जितना हमें मिलेगा उतने ही दिल से हम हमारे चैनल के लिए हार्ड वर्क करेंगे। आपके लिए नए नए और इजी कंसेप्ट हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, बाय बाय।